कि लोग डूबते हैं तो समंदर को दोष देते हैं, मंजिल नहीं मिलती तो किस्मत को दोष देते हैं। अरे खुद तो देखकर चलते नहीं, जब लगती है ठोकर तो पत्थर को दोष देते हैं। ये मत सोचो कि लोग क्या कहेंगे, ये जमाना बड़ा अजीब है। यहाँ लोग नाकाम लोगों पर हंसते हैं और कामयाब लोगों से जलते हैं। अगर यूं समझाने से लोग समझते तो बांसुरी बजाने वाला आज यूं महाभारत ना करवाता। तो फ्रेंड्स, ब्राइट कैंपस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज लेकर के आए हैं कक्षा 10वीं के प्रकाश चैप्टर, जो कि पहला चैप्टर है कक्षा 10वीं का। और इस चैप्टर में जो सब घटनाएं के बारे में दिया हुआ है उसको डिटेल्स में हम बताएंगे, धीरे धीरे बताएंगे। जीरो लेवल से लेकर के हीरो लेवल तक चलेंगे। बहुत ही छोटा शुरू करेंगे और बहुत ही बड़ा तक चर्चा करेंगे। तो चलिए चलते हैं। आज पहले लाइट के बारे में पता कर लेते हैं, लाइट क्या है। उसके बाद प्रकाश के परावर्तन के बारे में देखेंगे। उसके बाद प्रकाश के परावर्तन, अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, विवर्तन, व्यतिकरण, इस सभी घटनाओं के बारे में आगे क्लास में देखेंगे। मेरा जैसे कि पार्ट 1 पार्ट 2 करके क्लास दिया रहेगा, तो आप लोग क्लास सर्च करके प्ले लिस्ट में जाकर के सर्च कर लीजिएगा, उसके बाद देख लीजिएगा। और चलिए आज पहले प्रकाश के बारे में देख लेते हैं। प्रकाश के बारे में कुछ तथ्य है, ये देखिए, ये कुछ तथ्य है। इस तथ्य के बारे में पहले देख लेते हैं कि इस सब के बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद आपको बताते हैं इसमें डिटेल्स में। कि पहला तथ्य है कि प्रकाश क्या है। प्रकाश के बारे में पहले देखेंगे कि पहले प्रकाश क्या है, प्रकाश के बारे में देखेंगे। तो प्रकाश क्या है? प्रकाश वह भौतिक कण है। प्रकाश वह भौतिक कण है जो स्वतः अदृश्य होकर किसी वस्तु को दृश्यमान कर दिया। अर्थात इससे स्पष्ट होता है कि प्रकाश वह भौतिक कण, जैसे प्रकाश को आप देख नहीं पाते हैं। जैसे हम प्रकाश आ रहा है सूर्य से, देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन उसका अनुभव कर रहे हैं। प्रकाश आ रहा है, हम किसी वस्तु को देख पा रहे हैं। किसी वस्तु को हम कब देखते हैं? जब उस पर प्रकाश पड़ता है और उस पर के हमारे आंख पर पड़ता है, तब उस वस्तु को हम देखते हैं। लेकिन प्रकाश को तो नहीं देख पाएंगे। हम परिभाषा भी लिखाएंगे, आपको नोट कर लीजिएगा या लिख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं तो ले लीजिएगा। उसके बाद पहले चर्चा कर दे रहे हैं इस पॉइंट पर। इसके बाद इस पर हम परिभाषा भी लिखाएंगे, चर्चा कर दे रहे हैं। तो प्रकाश के बारे में बता दिए। उसके बाद है सेकेंड टॉपिक है कि प्रकाश के भाग के बारे में देखेंगे। प्रकाश के भाग कितना है, गमन। उसके बाद हम चर्चा करेंगे आज की क्लास में कि दीप्त पदार्थ क्या है और अदीप्त पदार्थ क्या है। दीप्त पदार्थ के बारे में देखेंगे, जो प्रकाश उत्सर्जित करता है उसे दीप्त पदार्थ कहते हैं, और जो प्रकाश उत्सर्जित स्वयं से उत्सर्जित नहीं करता है उसे अदीप्त पदार्थ कहते हैं। इसके बारे में आगे देखेंगे। और उसके बाद देखेंगे आज की किरण क्या है। किरण क्या है? प्रकाश जिस पथ से गमन करती है उसे किरण कहते हैं। इससे पहले तो आप जानते होंगे कि लाइन क्या है, लाइन के बारे में जानते होंगे। उसके बाद देखिए, ये जैसे दोनों साइड अंत नहीं है कहीं पर, तो वो लाइन होगी आपका। उसके बाद देखिए, यहाँ पर जैसे दे दिए, दोनों साइड जब अंत कर दिए, इस पर दोनों साइड जब बैठा दिए, या यहाँ से बस लास्ट बढ़ा दिए, आपको रेखाखंड हो गया। और उसके बाद जैसे एरो मार देते हैं दोनों साइड, तो दोनों साइड इंफिनिट तक चलता रहता है, तो ये आपका किरण नहीं हुआ। उसके बाद किरण क्या है? किरण किसी एक बिंदु से प्रारंभ होके जब किसी एक दिशा की ओर चलता है तब किरण होता है। तो प्रकाश जिस पथ से गमन करता है उसे किरण कहते हैं। तो किरण के बारे में देखेंगे किरण क्या है, किरण। उसके बाद किरण में देखेंगे किरण पुंज क्या है, और उसके प्रकार को भी देखेंगे। कि उसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट है कि छाया। छाया क्या है? छाया जब हम देखते हैं कि कहीं पर छाया, मान के लिए किसी वस्तु पर प्रकाश पड़ता है, मान के लिए इस मार्कर पर ही प्रकाश पड़ता है, तो इसका कुछ ना कुछ छाया बनता है कहीं पर। ये देखिए, यहाँ बोर्ड पर भी छाया बन रहा है, आपको लाइट की वजह से नहीं दिखा दे रहा हूँ, हम दिखाएंगे अभी कि कहीं पर कोई छाव, जैसे वैसे बोलते हैं हम लोग कि छाव क्या है, तो वही छाया के बारे में हम बताएंगे। प्रकाश जो पड़ता है उसके बाद छाया कैसे बनता है। उसके बाद नेक्स्ट चर्चा करेंगे कि प्रकाश का माध्यम, प्रकाश के कितने माध्यम है, किस किस माध्यम से प्रकाश गमन करती है, उसके बारे में देखेंगे। और लास्ट में होगा तो दर्पण के बारे में भी देख लेंगे आप। तो देखते हैं वीडियो कितना लंबा बनता है, उसके अनुसार देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहले आपको ये मिटा के परिभाषा प्रकाश से स्टार्ट कर रहे हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आपको लिखने में अच्छा हो, या नहीं तो लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। तो चलिए पहले आप देखते हैं इसके परिभाषा के बारे में देख देते हैं, उसके बाद बता देंगे डिटेल्स में। चलिए प्रकाश का देखिए, प्रकाश का परिभाषा क्या है। प्रकाश वह भौतिक कारण है
जो स्वतः अदृश्य होकर अन्य वस्तु को दृश्यमान करती है, प्रकाश कहलाता है। ये प्रकाश का आपको परिभाषा हो गया कि प्रकाश वह भौतिक कारण है जो स्वतः अदृश्य होकर अन्य वस्तुओं को दृश्यमान करती है, प्रकाश कहलाता है। ये आपका परिभाषा हो गया। परिभाषा ये नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट कर लीजिए आप इसका। उसके बाद देखिए आपको एग्जाम में पूछा जाता है, कुछ पॉइंट्स पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव के रूप में। वो क्या सब है वो देखिए। पहला पॉइंट है आपका ये देखिए, प्रकाश एक ऊर्जा है। पूछा जाएगा प्रकाश क्या है, प्रकाश डैश है, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो क्या है, प्रकाश एक ऊर्जा है। प्रकाश एक ऊर्जा है। दूसरे शब्द में बोला जा सकता है कि प्रकाश एक ऊर्जा है जो स्वतः अदृश्य होकर किसी वस्तु से जाके टकराती है या परावर्तित होती है। परावर्तित होने के बाद हमारे आंख के रेटिना पर पड़ता है, तब हम फलस्वरूप उस वस्तु को हम देख पाते हैं। तो ये भी परिभाषा एक तरह से बना सकते हैं प्रकाश का। तो ये पॉइंट हो गया आपका पहला कि प्रकाश एक ऊर्जा है, ये भी याद रख लीजिए। उसके बाद देखिए, प्रकाश कम तरंग दैर्ध्य वाली अनुप्रस्थ विद्युत चुंबकीय तरंग है। ये भी पूछा जाएगा, प्रकाश कौन सा ये चुंबकीय तरंग है, ये अनुप्रस्थ प्रस्थ, ये चुंबकीय विद्युत चुंबकीय। आगे में विद्युत चैप्टर में आपको बताएंगे क्या है विद्युत चुंबकीय तरंग, और ये तरंग अनुप्रस्थ प्रस्थ, इस सब के बारे में आगे में चर्चा करेंगे। फिलहाल के लिए अभी नोट कर लीजिए ये कि ये प्रकाश कम तरंग दैर्ध्य वाली अनुप्रस्थ विद्युत चुंबकीय तरंग है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका तीसरा पॉइंट है, यह समादेशिक माध्यम में एक सरल रेखा में गमन करता है। समादेशिक माध्यम क्या है, इसके बाद इसके आगे जस्ट यहाँ तक पॉइंट चर्चा करने के बाद आगे बताते हैं आपको कि समादेशिक माध्यम क्या है। तो समादेशिक माध्यम में ये क्या, सरल रेखा में गमन करता है। आपको पूछा जाएगा कि समादेशिक माध्यम में प्रकाश किस रेखा में गमन करता है, वक्र या सरल या क्या, तो ये सरल रेखा में गमन करती है। और उसके बाद देखिए आपको उस साइड कुछ पॉइंट दिख रहा है कि निर्वात में, उसके बाद पानी में, वायु में, किसमें कितना चाल होता है प्रकाश का, वो आप नोट कर लीजिए वहां से, और क्योंकि वो स्क्रीन पर है। उसके बाद यहाँ पर हम लिख दिए निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होता है, और कांच में 1,80,000 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। ये भी निर्वात में पूछा जाता है, निर्वात में प्रकाश की चाल, ये नोट कर लीजिए। उसके बाद देखिए क्या है, उसके बाद आता है कि न्यूटन प्रकाश का सिद्धांत कौन कौन दिया प्रकाश के बारे में। तो उसके बाद देखिए पहला सिद्धांत दिया था न्यूटन नामक वैज्ञानिक ने। न्यूटन नामक वैज्ञानिक ने पहला सिद्धांत दिया था। इनके अनुसार प्रकाश की कणिका का सिद्धांत दिया गया था। न्यूटन जो सिद्धांत दिया था उसका नाम क्या पड़ा था, प्रकाश के कणिका का सिद्धांत पड़ा था उसका नाम। तो वो क्या थे उसके बारे में आपको बताते हैं कि वो क्या थे। न्यूटन साहब ने क्या कहा था कि न्यूटन साहब ने कहा था प्रकाश एक अत्यंत सूक्ष्मतम कण है, जो सूक्ष्मतम कण है जो एक ऊर्जा युक्त होता है और वह गतिशील रहता है, हर वक्त वो गतिशील रहता है। न्यूटन साहब के अनुसार ये था कि प्रकाश एक सूक्ष्मतम कण है जो गतिशील रहता है, तीव्र वेग से गतिशील रहता है, उसके अनुसार ये कहना था। तो लेकिन इसमें देखिए क्या क्या हुआ था कि ये तो साबित कर दिया कि प्रकाश एक सरल रेखा में गमन करता है, और प्रकाश के परावर्तन, अपवर्तन और ये तीनों चीज को डिफाइन कर दिया था न्यूटन साहब ने। लेकिन प्रकाश के व्यतिकरण, ध्रुवण, ये प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन, इस सब को ये डिफाइन नहीं कर पाया था। तो क्या हुआ था इसका, ये प्रकाश की कणिका का सिद्धांत क्या हुआ था, रद्द कर दिया गया था, अमान्य घोषित कर दिया गया था। क्योंकि ये प्रकाश के रेखिक पथ पर गमन करना और प्रकाश के परावर्तन, अपवर्तन, इस तीनों को फॉलो कर रहा था, लेकिन वो प्रकाश के व्यतिकरण और ध्रुवण को फॉलो नहीं कर रहा था, इसीलिए इसको अमान्य घोषित कर दिया था। उसके बाद आया था सेकेंड नंबर में दिया था हाइजेन नामक वैज्ञानिक ने प्रकाश के तरंग सिद्धांत दिया था कि प्रकाश का तरंग सिद्धांत क्या है, इसके बारे में आपको हम बताते हैं। प्रकाश का तरंग सिद्धांत क्या दिया था, इन्होंने बताया था कि प्रकाश एक तरंग है। इन्होंने बताया था कि प्रकाश एक तरंग है जो किसी अन्य माध्यम से गमन करता है और जिसकी संवेदना हमारे आंखों से होती है, जिसके फलस्वरूप हम वस्तु को देखते हैं। इसके अनुसार ये था कि प्रकाश एक तरंग है, प्रकाश एक तरंग है और जो किसी अन्य माध्यम से गमन करती है और जिसकी संवेदना हमें प्राप्त होती है हमारे आंखों से, और उस वस्तु को हम देख पाते थे। इसके अनुसार यह था कि हाइजेन के नाम वैज्ञानिक के अनुसार ये मान्यता था। तो ये प्रकाश के सभी क्रियाओं को तो फॉलो कर रहा था, सभी क्रियाओं को, इसीलिए इसको मान्यता प्राप्त कर दिया गया था।
इस प्रकाश के तरंग सिद्धांत को मान्यता प्राप्त मिला था, मान्यता प्राप्त हो चुका था। उसके बाद देखिए ये तो कर दिया था कि किसी अन्य माध्यम से, इसके परिभाषा में क्या लगा था कि ये किसी अन्य माध्यम से गमन करता है। उसके बाद क्या हुआ, कुछ दिन के बाद, जैसे कुछ दिन के बाद पता चला कि सभी माध्यम का पता चला कि संघन माध्यम क्या है, विरल माध्यम क्या है, संघन माध्यम में कैसे पता चलता है प्रकाश का, और विरल माध्यम में कैसे पता चलता है। तो उसके बाद संदेह होने लगा इसके थ्योरी पर कि इसके थ्योरी में तो अन्य माध्यम दिया गया है, तो ये फिर माध्यम का पता चला। तो उसके बाद इसको रद्द कर दिया गया। तो हाइजेन नामक वैज्ञानिक के प्रकाश के तरंग सिद्धांत को फिर ये रद्द कर दिया गया कि नहीं, इसमें भी कुछ गलत है माध्यम का जब पता चला। उसके बाद आया लास्ट में मैक्सवेल नामक वैज्ञानिक ने। कौन सा? मैक्सवेल नामक वैज्ञानिक ने, जिन्होंने आधुनिक सिद्धांत दिया। आधुनिक सिद्धांत दिया। इस सिद्धांत को हम क्या कहते हैं? आधुनिक सिद्धांत को दूसरा भी नाम से, और इसके आधुनिक सिद्धांत को प्रकाश का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत भी कहा जाता है। इसके अनुसार क्या था? इसके अनुसार था प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है और जो बिना किसी माध्यम के गमन करती है और जिसकी संवेदना हमारे आंखों से होती है, जिसके फलस्वरूप हम वस्तु को देख पाते हैं। इसके अनुसार ये था। तो इसका सिद्धांत सभी रूल को फॉलो कर रहा था, सभी माध्यम को भी फॉलो कर रहा था, क्योंकि इन्होंने कह दिया था कि प्रकाश जो बिना किसी माध्यम के गमन करती है, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है जो बिना किसी माध्यम के गमन करती है, इसीलिए इसको मान्यता प्राप्त हो चुका था। तो प्रकाश में ये सभी डिटेल्स में दिया हुआ है। उसके बाद चलते हैं, हम आपको बताए थे कि नेक्स्ट बताए थे आपको कि प्रकाश के कितने भाग होते हैं। तो भाग पर चलते हैं, तो भाग के बारे में देख लेते हैं। तो उसका परिभाषा पहले लिख देते हैं हम। चलिए देखिए, उसके बाद देखिए परिभाषा है पारदर्शी गमन के आधार पर वस्तुओं के भाग। तो गमन के आधार पर, प्रकाश के गमन के आधार पर वस्तुओं के भाग तो कितना होता है बताए थे। पारदर्शी पदार्थ, अपारदर्शी पदार्थ और पारभासी पदार्थ। तीन गमन के आधार पर तीन भाग होते हैं। प्रकाश के गमन के आधार पर वस्तुओं के तीन भाग होते हैं। क्या होता है? पहला होता है पारदर्शी पदार्थ, अपारदर्शी पदार्थ। पारदर्शी पदार्थ ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, अपारदर्शी पदार्थ ओपाक्यू ऑब्जेक्ट, और पारभासी पदार्थ जो ट्रांसकुलेंट ऑब्जेक्ट। ये तीन भाग होते हैं पदार्थ के प्रकाश के गमन करने के आधार पर। तो चलिए पारदर्शी पदार्थ किससे कहते हैं उसके बारे में देख लीजिए। पारदर्शी पदार्थ स्पष्ट हो, पारदर्शी जो मतलब पारदर्शी, जिसको देखने के बाद आर पार हो जाए, जो देखने के बाद आर पार हो जाए उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। तो इसका परिभाषा आप नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि वैसा पदार्थ जो प्रकाश के गमन के पथ पर अवरोध उत्पन्न न करे, फलस्वरूप आर पार चला जाए, ये पारदर्शी पदार्थ कहलाता है। तो ये नोट कर लीजिए आप। तो इसके बारे में समझा रहे हैं आपको कि पारदर्शी पदार्थ क्या है। जो प्रकाश के गमन करने के पथ, जो मान के चलिए सूर्य से प्रकाश आ रहा है, यहाँ मान के चलिए ये सूर्य है, सूर्य से प्रकाश इधर आ रहा है, यहाँ पर वस्तु है, यहाँ पर कोई वस्तु है। तो मान के चलिए अवरोध क्या करे, गमन के पथ पर अवरोध उत्पन्न न करे। इस वस्तु को देखना है तो इस पर कैसे पड़ेगा? यहाँ मान के चलिए यहाँ से जा रहा है, यहाँ कोई पदार्थ रखा हुआ है। तो ऐसा कौन सा पदार्थ रखा होगा यहाँ पर कि जिससे कि वस्तु को इस देखने में कोई कठिनाई नहीं हो। तो क्या होगा? तो यहाँ पर मान के चलिए या तो हवा होना चाहिए, या पानी होना चाहिए, या कांच होना चाहिए। जैसे हवा में देखिए सूर्य से प्रकाश आ रहा है, हवा है बीच में, ये माध्यम पारदर्शी या हवा है बीच में, फिर भी हम देख पा रहे हैं वहां से, और किरण भी हमारे पास आ रहा है। तो ये पारदर्शी पदार्थ हो गया। उसके बाद पानी भी है, पानी में प्रकाश देखा जा सकता है। उसके बाद कांच है। ये तीनों इसके आंसर जैसे है। उसके बाद देखिए क्या है, अपारदर्शी पदार्थ। अपारदर्शी पदार्थ क्या है? उसमें लगा वैसा पदार्थ जो प्रकाश के गमन के पथ पर अवरोध उत्पन्न करे, मतलब उसको रोके, उसे अपारदर्शी पदार्थ करें। तो अपारदर्शी पदार्थ क्या सब है? तो क्या सब है? ये सब देखिए लकड़ी है, किताब है, जैसे टेबल है, इसमें देखिए कोई प्रकाश आ रहा है और उसको हम अवरोध उत्पन्न कराने के लिए कोई बुक रखते हैं। चलिए इसको समझिए। इसको समझाने के लिए आपको बता रही है। देखिए ये हवा हो गया, पानी हो गया, कांच हो गया, इसमें तो प्रकाश आर पार होगा। प्रकाश तो इसे पारदर्शी माध्यम कहेंगे। अपारदर्शी माध्यम जैसे अवरोध उत्पन्न करे प्रकाश के, जैसे मान लीजिए प्रकाश की किरण आ रही है, ये देखिए ये टॉर्च है, इससे भी प्रकाश निकल रही है। इससे देखिए ये टॉर्च है, ये फ्लैश है, जैसे प्रकाश निकल रही है।
इससे प्रकाश, इसके बीच में मान के चलिए कोई वस्तु रख दिया जाए और जो इस प्रकाश के किरण को अवरोध उत्पन्न ना करे उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे मान के बीच में हवा है तो अभी देखिए आप लाइट जा रहा है आपकी तरफ पूर्ण रूप से, ये देखिए अवरोध उत्पन्न नहीं हो रहा है। उसके बाद आता है अपारदर्शी पदार्थ। क्या है अपारदर्शी पदार्थ? बोला है कि जो प्रकाश के गमन के पथ पर अवरोध उत्पन्न करे, अर्थात जो बीच में अवरोध उत्पन्न करे। मान के लिए ये टॉर्च है, इसमें ये देखिए ये आपका क्या ये कॉपी है, कॉपी रख दिए, देखिए आपको प्रकाश दिखाई दे रहा है, टॉर्च का नहीं दिखाई दे रहा है। जैसे हटाए उसके बाद हवा वाला माध्यम आया तो दिखाई दे रहा है, ये देखिए ये ला दिए तो ये नहीं दिखाई दे रहा है। तो ये क्या हो गया? लकड़ी, किताब, पत्थर, ये सब क्या अपारदर्शी पदार्थ हो गया। उसके बाद देखिए नेक्स्ट आ रहा है आपका पारभासी पदार्थ। पारभासी पदार्थ क्या है? ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट क्या? वैसा पदार्थ जो प्रकाश के गमन के दिशा में आंशिक रूप से अवरोध उत्पन्न करे। आंशिक रूप से क्या हुआ? आंशिक रूप से हुआ कि थोड़ा थोड़ा अवरोध उत्पन्न करे और पूर्ण रूप से अवरोध उत्पन्न न करे, थोड़ा थोड़ा सा अवरोध उत्पन्न करे। जैसे कि आपको हो गया तेल लगा हुआ कागज, किसी कागज पर तेल लगा हुआ है, उसमें प्रकाश जाएगा लेकिन पूर्ण रूप से नहीं जाएगा, उससे आंशिक रूप से कहते हैं कि मतलब थोड़ा थोड़ा। आंशिक रूप का मतलब क्या हुआ? कि थोड़ा थोड़ा प्रकाश जाता हो। आपको प्रैक्टिकल के साथ दिखाएंगे, आगे वाली क्लास में प्रैक्टिकल के साथ सभी दर्पण दिखाएंगे, अवतल उत्तल सभी दर्पण सभी लेंस आपको दिखाएंगे आगे वाला क्लास में। और यहाँ भी आपको उस साइड जो दिखाएगा अभी वीडियो वो भी देख लीजिएगा कि उसमें आपको क्या सब दिखा रहा है, वो सब देख लीजिए और आगे वाला क्लास में अच्छा से बताएंगे। अभी उतना चीज नहीं है उपलब्ध, तो चलिए देखिए। उसके बाद देखिए इसके बारे में समझ लिए पारभासी पदार्थ क्या है। तो पारभासी पदार्थ में देखिए थोड़ा थोड़ा अवरोध उत्पन्न करे। मान के चलिए ये देखिए ये कांच है, कांच बोलिए इसको, प्लास्टिक बोलिए, इसमें देखिए ये पूर्ण रूप से अवरोध उत्पन्न नहीं करेगा। ये देखिए इससे पहले आपको इसमें प्रकाश दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा। उसके बाद देखिए प्रकाश जब इसमें डालते हैं देखिए पूर्ण रूप से नहीं दिखाई दे रहा लेकिन थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा होगा। यही हुआ कि कांच का घिसा हुआ प्लेट, इस पे देखिए इस पे थोड़ा थोड़ा लेप लगा हुआ, इसीलिए इसमें पूर्ण रूप से नहीं दिखाई दे रहा है। तो 3 प्रकार होते हैं पदार्थ के। चलिए देखते हैं, अब नेक्स्ट चलते हैं। उसके बाद दीप्त पदार्थ पर अदीप्त पदार्थ पर चलते हैं, उसका परिभाषा देख लीजिए। उसके बाद देखिए उसके बाद आपका पॉइंट था दीप्त पदार्थ क्या है। दीप्त पदार्थ ल्यूमिनियर ऑब्जेक्ट, वैसा पदार्थ जो प्रकाश उत्सर्जित करता हो दीप्त पदार्थ कहलाता है। जैसा कि आप नोट कर लीजिए कि वैसा पदार्थ जो प्रकाश उत्सर्जित करता हो दीप्त पदार्थ कहलाता है। जैसे कि मान चलिए सूर्य, तारा, बल्ब, जलता हुआ दीपक, ये सब क्या है? दीप्त पदार्थ हो गया। क्या बोला? वैसा पदार्थ जो प्रकाश उत्सर्जित करता हो, स्वयं से उत्सर्जित करता हो, उसे दीप्त पदार्थ कहते हैं। मान सूर्य स्वयं से उत्सर्जित करता है प्रकाश। और उसके बाद चंद्रमा, देखिए चंद्रमा प्रकाश स्वयं से उत्सर्जित नहीं करता, वो सूर्य का प्रकाश आता है चंद्रमा पर। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको बता रहे जैसे ये सूर्य है और यहाँ पर चंद्रमा है। उसके बाद देखिए यहाँ पर चंद्रमा है, यहाँ से सूर्य से प्रकाश आता है चंद्रमा पर पड़ता है और उसके बाद इधर यहाँ पर मान के चलिए कोई व्यक्ति है उसकी आंख पर पड़ता है, तब उसके फलस्वरूप चंद्रमा को देख पाते हैं। यहाँ पर आता है प्रकाश और फिर यहाँ से परावर्तित होकर आंख पर पड़ता है, उसके बाद देख पाते हैं। कोई आदमी चंद्रमा कैसे देख पाता है? सूर्य से प्रकाश जाता है चंद्रमा पर और उसके बाद इसके आंख पर आता है, उसके बाद चंद्रमा को देख पाता है कोई आदमी। तो दीप्त अदीप्त पदार्थ में आगे वैसा पदार्थ स्रोत जो स्वतः प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती हो, वर्ण आत्मदीप्त प्रकाश स्रोत से प्रकाश ग्रहण कर प्रकाश उत्सर्जित करता है। मान के चलिए कोई दीप्त पदार्थ है, उससे प्रकाश ग्रहण करके तब प्रकाश उत्सर्जित करता है, तो उसे हम कहते हैं अदीप्त पदार्थ। अदीप्त पदार्थ में चंद्रमा, आंख, दर्पण में भी देखिए कोई दर्पण है, उसके बाद देखिए आपको दिखा रहे हैं, ये मान के चलिए कोई दर्पण है। दर्पण देखिए, दर्पण में क्या होता है? दर्पण स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है, उधर से प्रकाश आ रहा है, सूर्य की प्रकाश आ रही है, उसके बाद ये प्रकाश देती है। मान के चलिए टॉर्च में दिखा रही है, टॉर्च देखिए, टॉर्च ये प्रकाश उत्सर्जित कर रहा है। यहाँ पर देखिए आपको दिया हुआ है बल्ब और जलता हुआ दीपक भी, टॉर्च भी, ये सभी दीप्त पदार्थ में आते हैं। ये देखिए स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता। ये देखिए ये टॉर्च मार रहे हैं, उसके बाद ये प्रकाश उधर से रिटर्न कर रहा है। तो ये देखिए प्रकाश स्वयं से ये उत्सर्जित नहीं कर रहा है,
ये इससे लेकर के उसके बाद ये प्रकाश उत्सर्जित कर रहा है, जैसा कि आपको वहां पर दिखाई दे रहा है। ये देखिए, तो ये आपको दर्पण आ गया, आंख आ गया, उसके बाद चंद्रमा आ गया, ये सब सारे प्रकाश को परावर्तित करता है, उसके बाद देख पाते हैं इसको। उसके बाद देखिए आता है नेक्स्ट पॉइंट, किरण। किरण क्या है? प्रकाश जिस पथ से होकर गमन करती है या जिस पथ पर जाती है उसे किरण कहते हैं। किरण को हम एरो से यानी तीर से, ये देखिए तीर के निशान से चिन्हित करते हैं ग्राफ पर किरण को किससे निर्देशित करते हैं? तीर के निशान से। ये मान के चलिए, देखिए प्रकाश आ रहा है तो सीधी रेखा में गमन करता है प्रकाश, तो आप बोल सकते हैं किरण का परिभाषा, प्रकाश जिस पथ से होकर गमन करती है उसे किरण कहते हैं। उसके बाद देखिए, अब आगे देखते हैं किरण पुंज क्या है, और किरण के बारे में देखते हैं कि किरण अभिसारी, अपसारी, समांतर किरण पुंज की 3 प्रकार के होते हैं। उसके बारे में देखते हैं आगे, चलिए देखते हैं आगे। तो चलिए आइए देखिए, किरण पुंज के बारे में देख लेते हैं। किरण पुंज क्या है? तो बीम ऑफ रे। किरण पुंज क्या है? तो किरण पुंज क्या है? किरणों के समूह को किरण पुंज कहा जाता है। किरणों के समूह को किरण पुंज का दूसरे अर्थ में बोला जा सकता है कि प्रकाश के धारा प्रवाह को भी किरण पुंज कहा जाता है, क्योंकि प्रकाश जो सूर्य से प्रकाश निकलती है, एक तो कोई किरण नहीं निकलती है, उससे कई किरण निकलती है। जैसे सभी दिशा में अलग अलग किरण निकलती है, 1000 किरण निकलती है, इससे बहुत सारी किरण निकलती है। तो प्रकाश के धारा प्रवाह को भी बोला जा सकता है किरण पुंज। तो किरण पुंज का परिभाषा लिख लीजिए आप, किरणों के समूह को किरण पुंज कहा जाता है। उसके बाद इसका 3 प्रकार है, समांतर किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज। ये 3 प्रकार के इसके पैरेलल बीम ऑफ रे, कन्वर्जेंट बीम ऑफ रे और डाइवर्जेंट बीम ऑफ रे। इसके समांतर किरण पुंज के बारे में देख लीजिए कि वैसा किरण पुंज जो परस्पर समांतर अर्थात परस्पर समांतर रेखा में गमन करता हो उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। जो समान दूरी पर चलता हो, ये देखिए समांतर, ये एक दूसरे के समांतर चल रहे हैं, ये सीधे चलते रहेगा, ऐसे किरण पुंज को हम समांतर किरण पुंज कहते हैं। उसके बाद आता है अभिसारी। अभिसारी से स्पष्ट होता है, अभिसारी याद रख लीजिए, अभिसारी मतलब एक जगह जाके मिलती हो। वैसा किरण पुंज जो किसी अन्य जगह से आकर किसी एक बिंदु पर आकर सभी किरण पुंज आपस में मिलती हो उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं, कन्वर्जेंट बीम ऑफ रे कहते हैं, ये याद रख लीजिए। उसके बाद आता है अपसारी किरण पुंज, डाइवर्जेंट बीम ऑफ रे। डाइवर्जेंट बीम ऑफ रे किसे कहते हैं? इसको याद रख लीजिए, पूछा जाता है ये सब जो बताया अभी। ये किसे कहते हैं? जब कोई किरण पुंज या जब कोई प्रकाश पुंज किसी एक बिंदु से अन्य दिशा में निकलती हो, मतलब अन्य चारों दिशा में निकलेगी, अन्य दिशा में निकलती हो, उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। जो चारों दिशा फैल जाता हो, वैसा किरण पुंज जो फैल जाता हो उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। ये देखिए इसका आकृति है, देखिए चारों साइड ये देखिए फैल रहा है, यहाँ से किसी एक बिंदु से फैल रहा है, ये सब याद रखिए। उसके बाद आता है आपका छाया के बारे में देख लीजिए। चलिए देखते हैं इसको, छाया के बारे में। छाया भी बताए थे आपको, छाया बताएंगे छाया क्या है। तो छाया के बारे में देख लीजिए, नोट कर लीजिए, आपको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद नोट कर लीजिए छाया क्या है। छाया के बारे में देखिए, जब प्रकाश अपने पथ पर जब कोई अपारदर्शी पदार्थ को पार नहीं कर पाती है तो उस पदार्थ का आगे में कोई मतलब छाया बन जाता है, कोई रूप बन जाता है, उसे छाया कहते हैं। तो प्रकाश विपरीत क्षेत्र में अंधेरा बनता है। देखिए जब कोई, इसका परिभाषा ऐसे लिखिए, जब कोई प्रकाश किसी अपारदर्शी पदार्थ को, जब कोई प्रकाश किसी अपारदर्शी पदार्थ को पार नहीं कर पाती है तो उसके विपरीत दिशा में कुछ अंधेरा वाला क्षेत्र बन जाता है, जिसे हम छाया कहते हैं। ऐसे इसका डेफिनेशन हो सकता है। उसके बाद देखिए छाया, यहाँ पर देखिए प्रकाश यहाँ तक आ रहा है, यहाँ तक अवरोध उत्पन्न कर रहा है, जैसे आपको पारदर्शी अपारदर्शी बता चुके हैं पीछे। तो ये अपारदर्शी कोई पदार्थ यहाँ पर रखा हुआ है, इसको पार नहीं कर पा रहा है। उसके बाद देखिए इसके इस साइड ये अंधेरा वाला क्षेत्र बन जाता है, इसे ही छाया कहते हैं हम। कोई प्रकाश मान के चलिए किसी वस्तु पर पड़ता है, उसके बाद देखिए ये छाया बन रहा है, यहाँ पर देखिए छाया बन रहा है इसका,
पीछे देखिए इसका मार्कर जैसे इसका जैसे इस पर पड़ रहा है, छाया बन रहा है मार्कर जैसा ही उस पर पीछे में अंधेरा वाला क्षेत्र बन रहा है, ये देखिए सही से। उसके बाद इसे ही छाया कहते हैं। छाया के बारे में देख लीजिए, उस पर प्रकाश का माध्यम के बारे में देख लीजिए। प्रकाश का संचरण जिस वस्तु से होकर होती है उसे प्रकाश के माध्यम कहते हैं। किसी न किसी माध्यम से होकर के प्रकाश गुजरती है। अभी मान के चलिए प्रकाश मेरे पास आ रहा है, सूर्य के प्रकाश या किसी बल्ब का प्रकाश, तो क्या बीच में कौन सा माध्यम है? यह हवा का एक माध्यम है। किसी न किसी माध्यम से होकर हमारे तक प्रकाश आती है। तो इसीलिए यहाँ पर इसका परिभाषा ऐसे, प्रकाश का संचरण जिस वस्तु से होकर होती है उसे प्रकाश का माध्यम कहता है। तो इसका देखिए पहला ये देखिए समांगी माध्यम और विसमांगी माध्यम को पहले देखिए। समांगी माध्यम क्या है? समांगी माध्यम वैसा माध्यम जिसके सभी गुण समान हो, सर्वत्र हो, एक समान जैसा हो, वैसा माध्यम जिसके सभी गुण समान हो। मान के चलिए स्वच्छ पानी या कांच ले लीजिए, कांच में सभी गुण एक समान होते हैं। कांच यहाँ बीच में रख दीजिए और इस साइड से प्रकाश दीजिए तो आर पार हो जाता है प्रकाश, कोई अवरोध उत्पन्न नहीं होता है। और स्वच्छ पानी में भी प्रकाश ऐसे होता है। आपको आगे वाला क्लास में प्रैक्टिकल करके हम दिखाएंगे कि कैसे होता है। प्रैक्टिकल का किट ला रहे हैं, उसके बाद आपको दिखाएंगे। तो उसके बाद देखिए प्रकाश, उसके बाद आता है विसमांगी माध्यम, वैसा माध्यम जिसके सभी गुण एक समान नहीं हो, मतलब गुण परिवर्तनशील होता हो, उसे विसमांगी माध्यम कहते हैं। जैसे दूषित पानी, मिश्रित हवा। मिश्रित हवा अर्थात क्या हो? गर्म हवा और ठंड हवा, ये मिश्रित हवा हुआ। इस हवा में भी प्रकाश का कोई मान के चलिए कोई कण है, यहाँ पर कोई हवा है और इसमें कण है बहुत सारे, इसमें आता है प्रकाश। ये दूषित पानी और हवा हुआ, दूषित हवा भी इस कण से टकरा के कुछ भाग लौट जाती है, कुछ भाग चलते रहता है, तो थोड़ा ही प्रकाश आ पाता है ना यहाँ पर। इसीलिए ये बोला गया विसमांगी माध्यम। आगे भी इसको हम डिफाइन कर देंगे जब बताने लगेंगे कि विसमांगी माध्यम कैसे पढ़ाए थे और यहाँ पर कैसे हो रहा है। उसके बाद देखिए, उसके बाद आता है सघन माध्यम। सघन माध्यम क्या है? और विरल माध्यम, दो माध्यम है, सघन और विरल माध्यम है, ये दोनों माध्यम। तो सघन माध्यम वैसा दो माध्यम जिसमें दूसरे माध्यम के अपेक्षा प्रकाश का वेग कम हो। दो माध्यम रहेगा तभी सघन और विरल माध्यम हो पाएगा। दो माध्यम रहेगा तो वो उस दोनों माध्यम का कंपेयर करेंगे, कौन सघन कौन विरल है। तो वैसा माध्यम, सघन माध्यम के बारे में बोल रहे हैं, वैसा माध्यम जिसमें प्रकाश की वेग दूसरे माध्यम की अपेक्षा कम हो। मान के चलिए एक ये सघन माध्यम और विरल माध्यम है, ये विरल हो गया, ये सघन हो गया। ये देखिए इसमें प्रकाश का वेग कम होगा और इसमें प्रकाश का वेग ज्यादा होगा। प्रकाश का वेग, इसका डिफिनेशन ऐसे लिख सकते हैं, वैसा दो माध्यम जिसमें किसी एक माध्यम का दूसरे माध्यम की अपेक्षा प्रकाश का वेग कम हो, उसे हम सघन माध्यम कहते हैं। और विरल माध्यम वैसा माध्यम जिसमें दूसरे माध्यम की अपेक्षा प्रकाश का वेग ज्यादा हो, उसे विरल माध्यम कहते हैं। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। नेक्स्ट क्लास में जैसा आपको बताएंगे दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। दर्पण तीन प्रकार के होते हैं जैसे, उसके बाद बताएंगे समतल दर्पण, गोलीय दर्पण और परवलयीय दर्पण, ये सब बताएंगे। उसके बाद चलेंगे दर्पण के बाद चलेंगे प्रकाश के परावर्तन पर, परावर्तन के नियम पर, अपवर्तन विवर्तन, सारे प्रक्रिया आपको बताएंगे धीरे धीरे। तो आज की क्लास यहीं पर खत्म होती है। जो हमारे चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। और आपके लाइक से हमको मोटिवेशन मिलता है, तो आप लाइक और कमेंट जरूर कीजिए। अगर कोई गड़बड़ी है तो कमेंट करके बताइए, अगर कोई गड़बड़ी है तो डिसलाइक भी आप कर सकते हैं, अन्यथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट डे में।